ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार श्रोताओं, इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जिस तेजी के साथ नए मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में से लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,17,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है और कोरोना से बचाव में इसकी अहम भूमिका है। इस समय देश में अब तक 11 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के संग के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी डॉक्टर गीता नमस्कार। हेलो जी डॉक्टर गीता, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? नमस्कार जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर गीता से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर गीता, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दूसरे दिन हम ये कह सकते हैं कि 2 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, ऐसे में हम आज चर्चा की शुरुआत कुछ बेसिक बातों से करना चाहेंगे जो कोविड के बढ़ते प्रकोप में हर इंसान जानना चाहता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, ये कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड हुआ है या नहीं? किसी व्यक्ति को कोविड की जांच कब करानी चाहिए और कौन कौन सी जांच उपलब्ध है? देखिए, ऐसा है, कोविड की जो जांच है, एक तो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ये 10-15 मिनट में आ जाती है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो रिपोर्ट पॉजिटिव मानिए, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है तो आपको अगर सिम्टम्स बहुत लगता है कि ये पेशेंट को कोविड है, जैसे पेशेंट को गले में खराश हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बहुत थकावट लग रही है, हल्का बुखार है 100 के करीब, खांसी भी हो सकती है, बुखार तेज भी हो सकता है, लेकिन अक्सर बुखार 100-101 के बीच में रहता है, गले में खराश, बॉडी एक, लॉस ऑफ मतलब उसको टेस्ट नहीं पता चल रहा है, टेस्ट सेंसेशन खराब हो गई है, स्मेल सेंसेशन भी कभी खराब हो सकती है। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट 2 प्रकार के हैं। एक तो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 10-15 मिनट में आ जाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिव, आप मानिए कि पेशेंट को कोविड है। लेकिन अगर नेगेटिव है और पेशेंट को सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं कोविड के, तो फिर उसको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 8 घंटे लेती है आने में, और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड चेन मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसलिए आरटीपीसीआर को कराने में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। हर जगह पे आरटीपीसीआर नहीं हो सकता है। जी, और बिल्कुल, तो जैसे अगर आपने ये बताया कि अगर आरटीपीसीआर की हमने जांच कराई और जांच में अगर हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो हमें इमीडिएट क्या करना चाहिए, क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, अगर रैपिड आरटीपीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आप मानिए कि आपको कोविड है। तो अगर तो सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं, जैसे आपका लो ग्रेड फीवर है 99-100 और आपकी सैचुरेशन जो है पल्स ऑक्सीमीटर से वो अबव 95 है, तो आप होम आइसोलेशन आपको एडवाइस की जाती है। आप घर में रहिए फॉर 17 डेज।
इसमें से 10 दिन तो स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन है, एक कमरे में रहिए, अपने जो बर्तन भी हैं वो अलग रखिए, उनको आप स्वयं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में धो के उसमें डाल सकते हैं और अपने कमरे की सफाई भी खुद कर लीजिए और मास्क पहन के रहिए कमरे में। और अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होनी शुरू होती है, 95 के बिलो आती है, 94, 93 ड्रॉप होनी शुरू आती है, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। खासकर अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज हैं और बीमारियां जैसे डायबिटीज है, हृदय की बीमारी है, हाइपरटेंशन है और आपकी सैचुरेशन फॉल होनी शुरू हो रही है, एडवांस एज भी है, तो आप अस्पताल जाइए। जी, और यहाँ पे एक केस ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत फॉल नहीं करता है, लेकिन अगर मरीज का जो टेम्परेचर या तापमान 102, 103, अगर हाई ग्रेड फीवर है लेकिन ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं है, तो क्या ऐसे में भी हमें उसे अस्पताल में भर्ती करना चाहिए? देखिए, अगर बुखार 3-4 दिन हो गए हैं और पैरासिटामोल से कम नहीं हो रहा है और तेज बुखार चल रहा है, तो इस मरीज को भी अस्पताल जाना चाहिए। जी, और यहाँ पे बात ये आती है कि अगर परिवार में परिवार में कोई भी कोविड पॉजिटिव हो गया, उसे हम मरीज को अस्पताल ले जाने की जरूरत है, तो ऐसे में वो उसके परिजन जिन्हें उसे अस्पताल ले जाना होता है, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो लेके जाते हैं अस्पताल, उनको अगर वो बहुत क्लोज कांटेक्ट हैं तो उनको सावधानी तो यही है कि आप मास्क पहनिए, ग्लव्स डालिए और उनको बदल लीजिए, ताकि क्योंकि ये वायरस ना ही हवा से नाक के द्वारा अंदर आ सकता है, एयरवेज के द्वारा अंदर आ सकता है, ये जो व्यक्ति ने जिस चीज को छुआ है उसके ऊपर भी ये वायरस रह सकता है। तो जो व्यक्ति अगर क्लोज कांटेक्ट है तो आप ये मानिए कि उसको भी संक्रमण हुआ होगा इस व्यक्ति के पास रहने से। वो मास्क डाले, डिस्टेंस जितना बना सकता है बनाए रखे और अपने आप को टेस्ट जरूर करा ले 4-5 दिन के एक्सपोजर के बाद। जी, और डॉक्टर गीता, इस समय सरकार ने कई अस्पतालों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया है। ऐसे में इन अस्पतालों में क्या कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर ही भर्ती हुआ जा सकता है? क्योंकि कई बार मरीज की तबीयत खराब होने लगती है संक्रमण के बाद और उसकी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो बाद में आती है, पर ऐसे में अगर हमें इन कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में जाकर इमीडिएट एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या नियम है? देखिए, 2 तरह के बेड्स होते हैं अस्पतालों में। एक तो सस्पेक्ट बेड्स हैं, मतलब जिनमें पेशेंट की RT-PCR रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन सस्पिशन है कि इसको कोरोना हो सकता है, क्योंकि उसकी एक्सरे में ऐसे शैडोज हैं, बुखार है, सैचुरेशन फॉल हो रही है, तो ऐसे सस्पेक्ट बेड्स हैं जहां पेशेंट को एडमिट किया जाता है और उसका RT-PCR वहां से कराया जाता है। दूसरे बेड्स ये हैं जिनमें पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड है कोरोना पॉजिटिव और उसको सैचुरेशन कम हो रही है या बुखार उतर नहीं रहा है, तो वहां पे एडमिट कराया जाता है। वो कोविड पॉजिटिव वार्ड्स हैं। जी, और कई बार अस्पताल में जगह नहीं मिलती या कोई दिक्कत आती है और पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है, तो ऐसे में क्या घर में हम पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वैकल्पिक व्यवस्था, एक अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर बेड नहीं मिले अस्पताल में, जैसे आजकल सिचुएशन हो रही है कि हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पर मेरी सलाह फिर भी यही रहेगी कि आप अस्पताल चले जाइए। जी, बिल्कुल। और इस बीच बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल हम लेंगे और आपको बता दें कि आज के हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगी सफदरजंग। हाँ जी, आई कांट हियर। जी मैम। जी, आपको आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, अब आ रही है। जी, तो हमारे जो भी श्रोता डॉक्टर गीता से सवाल करना चाहते हैं वो हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर गीता, इस समय रेमडेसिविर दवा की बहुत बात चल रही है और इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी काफी सवाल हैं। कितनी प्रभावी दवा है और
ये किस तरीके से, अगर किसी पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है तो वो कहाँ से मिलेगी? देखिए, रेमडेसिविर अवेलेबल है, इट इज अस्पतालों में अवेलेबल है एंड ये FDA अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन और इसकी इफेक्टिविटी है इस वायरल इन्फेक्शन में और एज एन एंटीवायरल ड्रग ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन में यूज हो रही है। जी, और इस बीच हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं जहाँ से उपेंद्र शाह जी हैं। हेलो उपेंद्र जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने से अगर सर्दी हो तो उसको कोरोना जांच कराना चाहिए? जी डॉक्टर गीता, 1 महीने से सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं तो क्या कोरोना की जांच करानी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोरोना की जांच करानी चाहिए। अगर 1 महीने से सर्दी जुकाम चल रहा है तो आपको हो सकता है एलर्जी की प्रॉब्लम है। ये सर्दी जुकाम ये कोरोना के लक्षण नहीं है। कोरोना वायरस की इन्फेक्शन 1 महीने तक से नहीं चलती है। ये एक्यूट इन्फेक्शन है जो पिछले 4-5 दिन में बुखार खांसी से के लक्षण आते हैं। जी, और इस समय टीकाकरण भी बहुत जोर शोर से चल रहा है और आपसे डॉक्टर गीता ये जानना चाहेंगे कि एक बार अगर हमारे दोनों डोजेज जो हैं वो हम ले लेते हैं तो कितने दिनों के बाद हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? देखिए, दूसरी डोज लेने के 2 हफ्ते के बाद से आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। लेकिन द परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो 74 to 92% है। सो हो सकता है आपको 75% प्रोटेक्शन ही हो सकता है आपको 80% प्रोटेक्शन हो सकता है आपको 90% प्रोटेक्शन हो, लेकिन 100% प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है वैक्सीनेशन से। तो आपको वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लग जाएं, उसके बाद कम से कम 15 दिन तो आपको मास्क डाल के रहना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन करना है। लेकिन उसके बाद भी आप ये मत सोचिए कि आप मास्क के बिना घूम सकते हैं, क्योंकि आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं है, आपको फिर भी कोरोना होने के चांसेस हैं। तो आपको मास्क तो डाल के रहना ही है और हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी करना है। जी बिल्कुल, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा, तभी हम कोरोना की इस जंग को जीत पाएंगे। और इस बीच मुरादाबाद से मकसूद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मकसूद जी नमस्कार। जी मकसूद जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये था सर, जो पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और ये सफाई कर्मी सभी के लिए टीकाकरण हुआ जी, फिर उसके बाद में सर हुआ 80 साल 60 साल के लोगों का, फिर अब 45 साल के लोगों का। तो सर ये कोरोना वायरस जो दोबारा से संख्या मरीजों की बढ़ रही है, तो इसमें कौन सी उम्र के लोगों से ज्यादातर फैला? 18 साल से ऊपर, 45 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 80 साल से ऊपर? जी डॉक्टर गीता ये जानना चाहते हैं कि जो कोविड की दूसरी लहर आई है, इसकी सबसे ज्यादा किस उम्र के लोग शिकार हो रहे हैं? किस तरह के नए मामले आपके सामने आ रहे हैं? देखिए, ये जो अभी वेव आई है, सेकेंड वेव जो आई है, इसमें अक्सर हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग जो कि 20, 25, 35 साल के हैं वो संक्रमित हुए हैं ज्यादा। तो और इनमें कॉम्प्लिकेशंस भी नोटिस की जा रही हैं। जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनमें जब इन्फेक्शन हो रही है तो वो ज्यादा सीवियर होती है, उसमें निमोनिया बढ़ जाता है। जी, और इस बीच शिवपुरी मध्य प्रदेश से यशवंत जैन जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। यशवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं पूरे देश में, और मेडिकल और सफाई कर्मचारी और पुलिस के अधिकारी वगैरह जो लोग लगे हैं,
स्वयंसेवी संगठनों ने भी काम किया है, जो लेकिन किसी के बीच में नहीं आया। जी यशवंत जी, बहुत आपने सबसे पहले तो आपने हमारी डॉक्टर साहब को, जो कोरोना वॉरियर हैं, उनको शुभकामनाएं दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मुझे लगता है कि देश में जितने भी हमारे जो कोविड वॉरियर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इस काम को किया है। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने ये 45 और 60 साल की उम्र जिनकी है जी, उनके लिए सरकार ने टीका अवेलेबल करा दिया है जी। अब उनका टीका लग भी गया है जी। अगर अब उनको 28 और 42 दिन के अंदर जब दूसरा टीका लगना है जी, तो उनको दोबारा एप्लीकेशन करना पड़ेगी या उनके पास मैसेज आएगा, क्योंकि टेलीफोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर जी, जी, या जी। और आधार कार्ड नंबर ले लिए थे। जी बिल्कुल। अब ये लोगों में एक यही बात हो रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। जी डॉक्टर गीता, पहली वैक्सीन की डोज लेने के बाद दूसरी वैक्सीनेशन की डोज जब ड्यू होगी तो अपने आप किसी के पास मैसेज आता है या आपको दोबारा खुद से अप्रोच करना होता है हॉस्पिटल में? नहीं जी, आपके पास मैसेज आता है, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपके पास मैसेज आएगा। जी, और इस बीच सिरसा से ओम प्रकाश चावला जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर जी, सिरसा हरियाणा से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है जी, तो जो H1N1 का जो वायरस आया था उस समय, तो वो जो है टॉन्सिल से साथ फाइट करता था और मरीज को जो है सांस लेने, उठने बैठते हुए सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए ऑक्सीजन का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन इस वायरस में क्या विशेषता है जो हमारे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है? ये सीधा फेफड़ों पर ही जाके प्रभावित करता है या पहले टॉन्सिल के साथ? ये भी कुछ चर्चा करता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी डॉक्टर गीता, कोरोना के काल में हम देख रहे हैं कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की होती है, तो क्या कोविड सीधे लंग्स पर इफेक्ट डालता है? क्या कारण है? क्या कोविड लंग्स पे इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो एक बड़ा चैलेंज है इस कोविड पीरियड में पेशेंट्स के लिए? जी, हम देखते हैं कि ये जो कोविड है ये फेफड़ों में निमोनिया करता है। हम जो एक्सरेज देख रहे हैं जिनको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, दोनों लंग्स के वेरियस सेगमेंट्स या एरियाज में निमोनिया के पैचेस नजर आते हैं। ये पैचेस की वजह से, ये निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होती है। जी, और इस बीच बड़ौद से हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी बताइए, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, किसी चीज का अचानक स्वास्थ्य गायब हो जाना और जो है सूंघने की शक्ति खत्म हो जाने का कोरोना के लक्षण है, इसका क्या उपाय है समझाकर बताइए। जी डॉक्टर गीता, टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना, क्या ये कोरोना के लक्षण हैं और ऐसा क्यों होता है? जी, ये कोरोना के लक्षण हैं। टेस्ट नहीं आना, स्मेल सेंसेशन खत्म हो जाना, क्योंकि ये उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन्वॉल्व करता है, तो इसलिए टेस्ट नहीं आना भी एक लक्षण है और स्मेल सेंसेशन खत्म हो जाना भी लक्षण है, पर ज्यादातर टेस्ट काफी पेशेंट्स में हम देखते हैं खत्म हो जाता है। जी, और डॉक्टर गीता, इस समय जो सरफेस ट्रांसमिशन है इस वायरस का, सरफेस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, कि सरफेस पे कितना वायरल लोड होता है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सके, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरफेस पे बहुत वेरिएबल है। ये सरफेस डिपेंड करता है किस सरफेस पे है, कितना से इन्फेक्शन हुई है, उसकी सिक्रीशंस जो है, उसने खांसा है, उसके हाथ पे सिक्रीशंस है, वो सरफेस पे उसने छुआ है, तो डिपेंड करता है सरफेस किस टाइप का है। इससे वो सिक्रीशंस शायद कुछ घंटे तक रह सकती हैं या कुछ दिनों तक भी रह सकती हैं, समझिए 3 या 4 दिन तक भी रह सकती हैं। तो ये बहुत वेरिएबल है, डिपेंड करता है कितनी इन्फेक्शन हुई, कितने संक्रमण हुआ है या किस संक्रमित व्यक्ति का कितना इन्फेक्शन है और किस टाइप का सरफेस है। जी, और इस बीच राजस्थान में बीकानेर से सोमाराम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सोमाराम जी नमस्कार। जी सोमाराम जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सुन पा रहे हैं हमें?
जी नमस्कार सर। जी सुमाराम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? सर डॉक्टर मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये है कि 60 और 45 के बीच वाले लोगों को टीकाकरण हो रहा है, तो मेरा सवाल मैम ये है कि इनसे नीचे उम्र वाले लोगों को कब तक ये कोरोना वैक्सीन की दवाई आ जाएगी? जी डॉक्टर गीता, 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, तो अब बाकी एज ग्रुप के लिए टीकाकरण कब से शुरू होने वाला है? ये तो भाई सरकारी ये नेक्स्ट फेज में होना चाहिए और मेरे ख्याल से तो ये जल्दी शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो ये वेव है और जो यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जितने, क्योंकि ये जो यंग पॉपुलेशन है यही बाहर जाने वाली है, यही संक्रमित होती है सबसे ज्यादा। जो बड़े लोग हैं वो तो उल्टा घर में रहते हैं, तो इनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि इनमें संक्रमण कम हो। तो अब सरकार की जो पॉलिसी होगी तो नेक्स्ट में देखते हैं कब शुरू होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए सरकार जल्दी से जल्दी जो अन्य वैक्सीन्स हैं उनकी इमरजेंसी अप्रूवल देने की भी तैयारी कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विकल्प हमारे पास हों, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन्स हमारे पास हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सके। और इस बीच उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर से हेकेश कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, यूपी संत कबीर नगर से बोला सर, 100% सर। जी बताइए, स्वागत है सर। हमारी उम्र सर 23 साल है और सर हमारी जानकारी चाहते हैं कि सर जो सर भारत में 2 वैक्सीन बनी हुई है सर, ये सर हम लोग को कब लगेगा और सर ये 100% कब तक काम करेगा? और सर हमारा दूसरा प्रश्न ये है सर जी कि क्या सर, जैसे कि सर 92% 91% वैक्सीन काम कर रही है, तो सर क्या सर ऐसा कोई फल फ्रूट विटामिन प्रोटीन ऐसे कोई वगैरह है जिससे हमें सर 100% इम्यूनिटी मिल सके? जी बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर गीता ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो भी वैक्सीन है कोई 90% इफेक्टिव है, कोई 81% इफेक्टिव है, तो 100% सेफ होने के लिए हमें क्या कुछ अपनी डाइट में चेंज करना होगा, किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी? देखिए, डाइट हेल्दी खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, प्रोटीन्स खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, तो डाइट हेल्दी खाइए। लेकिन डाइट हेल्दी खाने से वैक्सीन की पोटेंसी 100% नहीं हो सकती है। सो ये अलग, वैक्सीन अलग चीज है, डाइट एक अलग चीज है, लेकिन आप अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं डाइट से, तो पर वैक्सीन की पोटेंसी तो नहीं इससे ऑल्टर हो सकती। जी, और इस बीच मध्य प्रदेश में रीवा से नवीन नागर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो जी नवीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या? हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं डॉक्टर साहब। जी बताइए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो कोरोना के लिए मेडिसिन पे रिसर्च हो रहा है वो मैं जानना चाह रहा था कि वो कहाँ तक पहुँचा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रैपिड एंटीजन की किट आती है ये क्या मार्केट में बहुत जल्दी अवेलेबल हो पाएगी कि हर व्यक्ति उसको स्वयं टेस्ट कर सके मेडिकल स्टोर से लेके? जी 2 सवाल हैं इनके डॉक्टर गीता। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो रैट टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, तो इसकी क्या कोई किट मार्केट में कब तक अवेलेबल हो जाएगी कि लोग खुद से किट को खरीद के अपना टेस्ट कर सकें? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कब अवेलेबल होगी और मार्केट में कि आप खुद खरीद के एक नॉर्मल, जैसे आप वेरियस प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, ट्रॉप्टी करते हैं, तो मार्केट में किट अवेलेबल आप करिए और करिए। लेकिन ये टेस्ट जो है ये नेजोफेरेंजियल स्वैब से होता है, ये एक ब्लड टेस्ट नहीं है। मतलब वो जो नेजोफेरेंजियल जैसे आरटी-पीसीआर और ये नेजल स्वैब होता है और फेरेंजियल स्वैब, 2 स्वैब होते हैं। तो ये आप अपने आप तो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में ही जाके कराने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल इनका ये है कि जो कोविड के लिए दवा कब तक आ जाएगी, या इस पे क्या शोध चल रहा है? देखिए, अभी तो वैक्सीनेशन ही हैं और दवाएं जो हैं वो तो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जैसे रेमडेसिविर है, फैविपिराविर है। फैविपिराविर एक ओरल
ड्रग है, तो जो अप्रूव्ड है इसके लिए एंटीवायरल ड्रग है। बाकी हम जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं जिनकी सैचुरेशन कम हो रही होती है, उनके लिए स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ब्लड थिनर्स यूज करते हैं। तो ये दवाइयां यूज हो रही हैं फिलहाल। ऐसी कोई ओरल मेडिसिन नहीं है जो इस वायरस को किल कर सके। और इस बीच हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से रिंकी तिवारी जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में आ गई हैं। जी रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्कार। और डॉक्टर मैम को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन है जी सर कि जैसे हमारे एक मतलब चाची है बगल में रहती, तो वो मतलब किडनी की उनकी बीमारी है, किडनी की बीमारी और बहुत जी सर, तो वो क्या नाम से थी, उनको वैक्सीन भी लगवानी है। तो अभी कल या परसों में इस वक्त नवरात्र के जो टाइम चल रहा है, पीरियड चल रहा है, तो सर वो वैक्सीन लगवा सकती है। वो व्रत है, हम लोगों ने बहुत मना किया कि आप मत रहिए, लेकिन वो है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकती है? अगर लगवा सकती तो क्या यहाँ से खान पान का मतलब ध्यान रखकर जाए ताकि उनको कोई ऐसी दिक्कत ना आए? इस पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए। बिल्कुल रिंकी जी। डॉक्टर गीता किडनी की पेशेंट हैं और इस समय नवरात्र चल रहे हैं, तो फास्टिंग पे भी हैं, तो क्या फास्टिंग का वैक्सीनेशन से कोई कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है, आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जी। और इस बीच बिलासपुर से बसंती लाल वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी मैम, हेलो हेलो। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहिबा को मैं नमस्कार बोल रही हूँ। और जी मैम बताइए। क्वेश्चन रख रही हूँ मैं, श्रीमती बसंती वर्मा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी बताइए। हाँ, तो ये जो कोरोना का सेकेंड वाला आया है, ये बहुत पहले से ज्यादा घातक है और 30 से 50 साल के लोगों को हो रहा है जी। और बच्चों को। तो इसका कारण क्या है? और क्वारंटाइन में इसका 7 दिन और 10 दिन रख दिए। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फैला हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी डॉक्टर गीता, दूसरी वेव बहुत ज्यादा खतरनाक बता रही है, तो किस तरीके से क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, दूसरी वेव जो है हो सकता है ये कोई म्यूटेंट स्ट्रेन्स की वजह से, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिशन, इसकी इन्फेक्टिविटी वायरस की बहुत बढ़ गई है, एक से दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी संक्रमित कर रहा है, इसलिए ये बहुत जल्दी फैल रहा है। तो जो इससे बच के रहने के उपाय सेम है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि आप हमेशा मास्क डाल के रखिए, सब लोग मास्क डाल के रखिए। जब तक इसेंशियल ना हो आप घर से बाहर मत निकलिए, और हैंड सैनिटाइजेशन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्रूवन वेज है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। जी। और इस समय जैसा कि टीकाकरण कराने के लिए बहुत सारे लोग सेंटर्स पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो किस तरह की प्रिकॉशन लेकर जाएं मैम? टीकाकरण के सब सेंटर्स में यही देखा जा रहा है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बिठाया जाता है और मास्क डाल के जाना इसेंशियल है। तो एट अ टाइम 1 पर्सन को बुलाते हैं और इंजेक्शन लगता है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट्स के लिए रखा जाता है। तो वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है और 1 by 1 लगता है इंजेक्शन। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर गीता, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, बहुत संक्षेप में? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का उपयोग करते रहिए, और जब तक जरूरी ना हो घर के बाहर मत निकलिए, और हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, क्योंकि प्रिवेंशन ही इस वायरस को इसके लिए सबसे जरूरी है। जी। और डॉक्टर गीता कंपानी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर गीता कंपानी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, आप अपना टीकाकरण जरूर कराएं। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, संक्रमण से आप बचे रहें, साथ ही स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा।
जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।